बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर उसामा शहरियार। आज ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और इससे अपने सोसाइटी के यंग जनरेशन को फ़ायदा हो, चाहे वो आगे मास्टर्स पढ़ने के लिए जा रहे हो अब्रॉड, या लोकली कोई कंपनीज़ में काम कर रहे हो, या अब्रॉड कोई कंपनीज़ में काम कर रहे हो। तो इन सब स्टूडेंट्स के लिए या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ मैं, जिससे अपने सोसाइटी के लोगों का फ़ायदा हो। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तकरीबन आवाम तक बात पहुँचे, तो इसीलिए मेरी गुफ्तगू तकरीबन उर्दू में रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मकसद सिर्फ़ ऑनलाइन आके अपने आप को जो है स्टेटस प्रूफ करना, अपने आप को फेमस करना, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब अपन ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस हासिल करते तो लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोगों के ज़िंदगियों में आसानी हो, लोगों के ज़िंदगियों में जो है उसका फ़ायदा पहुँचे, कम वक्त में लोगों को वो परेशानियों से जूझने की ज़रूरत ना पड़े जो हम गुज़र चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, कोई फेमस होने का मकसद से ये प्रेजेंटेशन या ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा नहीं है। मेरा मकसद है कि जो है मैं कंट्रीब्यूट करूं अपनी सोसाइटी के लिए। और आगे गुफ्तगू में आप इसके रिफ्लेक्शंस देखेंगे। मैं जो अभी बात पे एम्फसिस कर रहा हूं, इसका आप जो है आगे के इंटरव्यू में पता चलेगा कि भाई मकसद क्या है, क्यों कर रहा जा रहा है ये डिस्कशन। तो सबसे पहले दो सेगमेंट रहेंगे इसमें। पहला सेगमेंट मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा और दूसरा सेगमेंट जो है मैं कैरियर गाइडेंस के लिए तौर पे बात करूँगा, तकरीबन यंगस्टर्स के लिए जो जॉब्स देखते हैं मार्केट में, जो जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं, उनके लिए ये सेगमेंट रहेगा बेसिकली। तो शुरुआती पहला सेगमेंट इंट्रोडक्शन से। तो मैं बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद करम है कि मैं 23 साल से इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा हूं। मैं अभी तक 12 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूं और मेरी अब की ख़ुद की कंपनी है सऊदी अरेबिया रियाद में। हम लोग रासा कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी चलाते हैं। करीब 12 साल से मैं कंपनी चला रहा हूं और हमारे पास 100 से ऊपर स्टाफ है और हम मेजर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। फ़िलवक्त जो है अभी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे। एक तो रियाद एयरपोर्ट का रिनोवेशन हो रहा है और दूसरा रेड सी प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट पे भी नया प्रोजेक्ट है, वो तो रेड सी एयरपोर्ट का। तो ये 2 बड़े सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स करंटली हमारे चल रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है, यानी कि हम टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में काम करते हैं। इसके अलावा भी मैकेनिकल में काम करते हैं। तो बेसिकली हम टेक्निकल सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लार्ज एंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सर्व करते हैं। तो करंटली मैं बिज़ी हूँ अपनी कंपनी रन करने में और हम पूरे इंटरनेशनल मार्केट से डील करते हैं। यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और आपके चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यूके, ये सारी मार्केट से हम टच में हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, कंपनी के पहुँचने के सफ़र के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। कट शॉर्ट में लिमिटेड पॉइंट्स में बताऊँगा ताकि यंगस्टर्स को एक मोटिवेशन मिले, ताकि यंगस्टर्स सोचे कि भाई जो है कैसा गाइडेंस लेना है और कैसे स्टेप्स उठाना है ताकि वो भी ज़िंदगियों में सक्सेसफुल हो सके। तो पहली चीज़ ये है कि मैं बेसिकली, जैसा मैं बताया कि हैदराबाद का हूँ, तो मेरी एजुकेशन इंजीनियरिंग तक, स्कूलिंग और आपके इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के 4 साल JNTU से मैं किया था। तो जो है 2001 तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और उसमें मेन सिग्निफिकेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वालिदा वालिद साहब का बेहद इसमें मेहनत और उन लोगों की दुआएं और मेरे फैमिली रिलेटिव्स में सारे मामा वगैरह और सारे फैमिली वगैरह जो है, इसमें सबका हाथ है मेरे डेवलपमेंट में।
जो जिस तरीके से बैक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से मैं ये चीज़ को एम्फसिस कर रहा हूँ कि हमारे घरों में ये होता है कि तकरीबन बच्चों को जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करा देते पेरेंट्स। फिर पेरेंट्स ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते कि भाई जो है बच्चे को बैकग्राउंड में कैसा मोटिवेट करना है, माँ बाप का क्या रोल रहना चाहिए, रिश्तेदारों का क्या रोल रहना चाहिए, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों को और इसके ऊपर फोकस करते भी नहीं। तो मेन वजह यही रीज़न, वन ऑफ द रीज़न बोल सकता हूँ मैं कि बच्चों के डेवलपमेंट में असर पड़ता लॉन्ग टर्म पे। तो पहली चीज़, माँ बाप से, रिश्तेदारों से ये गुजारिश है कि जो बच्चे 10th में हैं या 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं या इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉयर्स, CA वगैरह कर रहे हैं, इन लोगों के फाइनल ईयर्स में या इन लोगों के कैरियर के थ्रू आउट पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करे, उनके हक़ में दुआ करे और उनके लाइफ स्किल्स को डेवलप करे। लाइफ स्किल्स यानी लोगों से कैसा मिलना जुलना, लोगों से बातचीत कैसा करना, डिफरेंट इंस्टेंसेस पे जब प्रेशर आता ज़िंदगियों में तो वो प्रेशर को हैंडल करके उसको ओवरकम करके कैसा आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें सिखाना जो है पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है घर पे। क्योंकि बच्चा इंस्टीट्यूशंस में 8 घंटे रहता, 16 घंटे बच्चे का टाइम वालदा वाली साहब के साथ, घर वालों के साथ गुजरता। तो पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ये चीज़ पे तवज्जो देना। आजकल का माहौल ये देखा जा रहा कि भाई जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट के हवाले कर देते, इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हवाले कर देते और 100% एक्सपेक्ट करते कि भाई जो है उनके पास बच्चा जो है ओवरऑल डेवलप होके निकलना। ऐसा इम्पॉसिबल है, बहुत कम रेस केसेस में होता है, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन जनरल जो है पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के कैरियर डेवलपमेंट में। अदर देन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल रहने दीजिए या यूनिवर्सिटीज़ रहने दीजिए या कॉलेजेस रहने दीजिए, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चा जब घर पे है तो बच्चा किस टाइम पे क्या स्टडीज़ कर रहा है। और आजकल 20 साल से तो जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चा क्या ब्राउज़ कर रहा है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन्स पे क्या ब्राउज़ कर रहा है, उसका टाइम किस में गुजर रहा और किस तरीके की पढ़ाई उसकी हो रही, ये सारी चीज़ें देखना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स, मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको कि जो है मेरे वालिद साहब, मैं स्कूल में 10th में रहने तक भी हर महीने एक बार प्रिंसिपल स्कूल के पास आके विज़िट करके बच्चे मेरे बारे में पूछ के जाते थे कि भाई बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ है, बच्चा किस बच्चों से के साथ, किस दोस्तों के साथ उठता बैठता, ये सारे चीज़ें मालूम करके फिर उस हिसाब से घर पे हमारी तरबियत होती थी। दूसरी चीज़ जो है, वही काम हमारे वालिद साहब इंटर में और इवन इंजीनियरिंग में करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में कई पेरेंट्स ये देखते कि भाई बच्चा 10th क्रॉस हो गया तो हार्डली 5% भी नहीं होंगे। अगर अपन हैदराबाद के माहौल में देखें तो 5% भी पेरेंट्स ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते कि कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज रहने दो या इंजीनियरिंग कॉलेज रहने दो या मेडिसिन रहने दो या CA कर रहे होने दो या लॉयर का कोर्स कर रहे हो, इसमें बच्चे को डेवलपमेंट के बारे में कभी भी कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चे की तरबियत के बारे में, बच्चे के एजुकेशन के बारे में नहीं पूछते। क्योंकि माँ बाप ये समझते कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, 16 साल क्रॉस हो गए तो जो है बच्चा खुद वो हो जाता, डेवलप हो जाता। ऐसा नहीं है। 23 साल 24 साल तक पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की कोशिश करें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि बच्चा डेवलप हो। कट शॉर्ट ये कि मेरा कैरियर 95 से शुरू हो चुका था, मतलब 95 में मैं 10th पास आउट हुआ और उसके बाद इमीडिएटली मेरे वालिद साहब मेरे को जो है 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दिए। मकसद ये नहीं था कि मेरे को कमाने के लिए छोड़ें, उनका मकसद ये था कि बच्चे को इस तरीके से बिज़ी रखें कि बच्चे के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बेफजूल के माहौल में वक्त गुजारना नहीं, बेफजूल के बच्चों के साथ टाइम गुजारना नहीं और बाहर दोस्तों में वक्त नहीं गुजारना। ये मकसद से मेरे को एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स
को पढ़ाने के लिए स्टार्ट करने के लिए 95 में, मतलब मैं जब 10th पास आउट हुआ तो इमीडिएट उसी बाद मैं 10th को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर जब मैं जैसा फर्स्ट ईयर में गया तो मैं दूसरे 10th वालों को पढ़ाता था। फिर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में जब किया तो जो है मैं फिर 10th और फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाता था। तो आगे चल के ऐसा हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाता था, तो ओल्ड सिटी में उस टाइम पे बहुत सारे कम लोग थे। मैं बारादरी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे ओल्ड सिटी में जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स अच्छा पढ़ाते थे। तो जब तक मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आ गया था तो उस टाइम तक मेरे पास 200 बच्चे डेली पढ़ने आते थे। डेली 200 बच्चों को मैं डिफरेंट बैचेस में, गर्ल्स का सेपरेट बैच, बॉयज़ का सेपरेट बैच, 10th क्लास, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, इवन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता था। करीब 200 बच्चे डेली मेरे पास पढ़ने आते थे और ये सिलसिला 8 साल तक चला। 1995 से लेके 2003 तक ऑलमोस्ट मैं जो है मेरी पढ़ाई के साथ साथ, मतलब मैं अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं करा था, मैं अपना कोर्स कर रहा था बराबर। इंटरमीडिएट करते हुए ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, मैं इंजीनियरिंग करते हुए ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। और मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो जब एक जो है कौम के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, MSWA के नाम से, जो शायद आज भी पंजागुट्टा या कोई दूसरे एरिया में अभी भी ऑफिस कायम है लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं रहा अभी, लेकिन वो लोग जो कौम का दर्द रखते थे वैसे लोगों का एक कमेटी थी जो MSWA के नाम से इंस्टीट्यूट चलाते थे स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में खिलवत में। तो उस वहाँ पे मेरे हिसाब से जो है करीब 2000 बच्चे डेली इंस्टीट्यूट के लिए आते थे पढ़ने के लिए, 10th इंटरमीडिएट के लिए, MSET कोचिंग के लिए। तो मैं उनके साथ भी वाबस्ता था, मैं उनका भी मेंबर था। और मैं सबसे खुशी की बात ये है कि मैं 10th क्लास की एक्स्ट्रा कोचिंग में MSWA में ही लिया था और मेरे को वहाँ से जो है गोल्ड मेडल मिला था क्योंकि मैं पूरे बच्चों में टॉप करा था। उसके बाद 2 साल के बाद फिर मैं वही इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैं अपॉइंट हुआ पार्ट टाइम के लिए, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बोलने का मकसद ये है कि बच्चों को, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों का टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल, मंथली टाइम टेबल, क्वार्टरली टाइम टेबल, ईयरली टाइम टेबल सेट करें और एक्सपेक्ट नहीं करें कि भाई बच्चा अपने हिसाब से चलेगा क्योंकि उन्हें बड़ा हो गया, अपने डिसीजन लेंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हर एक को गाइडेंस की ज़रूरत रहती। इवन पुराने ज़माने में भी अगर आप राजाओं की लाइफ हिस्ट्री निकाल के देखें तो वो अपने बच्चों को जो है, उनके जो सिपह सालार वगैरह रहते थे या उनके जो दानिशमंद लोग रहते थे, उनके साथ अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए छोड़ देते थे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एक 15 साल 20 साल लगते थे जब ही उनला, फिर उसके बाद उनको जो है वली अहद के नाम से फिर ऐसा पोजीशन के आगे अपनी जो है रियासत संभालने के लिए तैयार करते थे। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी 10 तक नहीं होती। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी, जब तक बच्चा जॉब पे नहीं लगेगा तब तक पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस दे, उन लोगों का टाइम टेबल सेट करके वो टाइम टेबल पे उनसे चलाएं और उनसे फीडबैक लें कि भाई आज आप क्या करें, आज एक हफ़्ते का आपका ये टाइम टेबल था, ये टाइम टेबल में आप दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट होना। तो टारगेट्स सेट करें और टॉपिक्स दें कि भाई आप दुनियावी काम में आपको ये चीज़ों पे सीखना है और ये चीज़ें लर्न करना है, फिर उसका फीडबैक लें रेगुलरली। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन करें और थोड़े दिन छोड़ दें, ये इम्पॉसिबल है, इससे डेवलपमेंट नहीं आ सकता। तो मेरे डेवलपमेंट के पीछे मेरे माँ बाप का बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि वो मेरे को जॉब करने गए तक भी मेरे साथ मेरे कैरियर डेवलपमेंट में उनका हिस्सा था, वरना मैं आज इस मुकाम पे नहीं रहता कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं जैसा बताया कि मेरी ख़ुद की कंपनी है और मैं 12 साल से चला रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, क्योंकि वो लोग 10th में भी, इवन 10th तक भी, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद इंजीनियरिंग तक भी मेरे साथ लगे हुए थे। मेरे एकेडमिक्स में
मेरे वालिद साहब इंजीनियरिंग में आके मेरे प्रिंसिपल और डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करके जाते थे हर महीना कि भाई बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या इसके एटीट्यूड है, इसका क्या डेवलपमेंट है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो इसके लिए जो है मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग में आने के बाद उन लोगों को फ्री हैंड मत दें। शायद ये बच्चों को बात बुरी लगेंगी मेरी, यंगस्टर्स को, कि भाई अरे पेरेंट्स को कंट्रोल करो बोल के, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर चीज़ है, आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर चीज़ है। कम से कम 22-23 साल तक पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है बच्चे को सही तरबियत दें। तरबियत का मतलब ये नहीं है कि भाई खाली आप कहाँ उठ रहे कहाँ बैठ रहे क्या है, साथ में आप एकेडमिक्स भी बच्चे के देखना, साथ में आप उसके स्किल डेवलपमेंट भी देखना कि उन्हें किस तरीके से स्किल्स उसके डेवलप हो रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, कैसा डेवलप हो रहे हैं और एकेडमिक्स में क्या डेवलपमेंट है उसका। तो बैक टू माई लाइफ, मैं जो बता रहा था कि भाई इंजीनियरिंग में मैं पढ़ते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते वक्त मैं MSW में भी, इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता था और अपने ख़ुद के इंस्टीट्यूट पे करीब 200 बच्चों को डेली पढ़ाता था। उसके बाद जैसा मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहता बच्चों के लाइफ कैरियर में, और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। कोई भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं, चाहे वो लॉ की रहने दो, चाहे मेडिसिन रहने दो, चाहे आपकी इंजीनियरिंग रहने दो, चाहे कॉमर्स रहने दो, चाहे CA वगैरह रहने दो, हर फील्ड में प्रैक्टिकल आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता आपके लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट एकेडमिक ईयर में। तो ये प्रोजेक्ट आप वाइजली चूज़ करना, यानी कि ये प्रोजेक्ट में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन उमूमन देखा ये जाता कि हैदराबाद बोल के नहीं, आजकल तकरीबन जगह इंटरनेशनल मार्केट पे हम इंटरव्यूज़ लेते रहते, हमारी ख़ुद की कंपनी के लिए भी और दूसरे कंपनियों के लिए भी। तो हमारे को पता है कि भाई बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स डम्मी बाज़ार से ख़रीद लेके वो सबमिट कर देते। इससे होता क्या, इससे बच्चे को जॉब लेने के लिए प्रॉब्लम होती, क्योंकि जब जॉब इंटरव्यू में जब बच्चा जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई आप क्या करें आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि इंजीनियरिंग में या आपके प्रोफेशनल डिग्री में आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, तो बच्चे को ये मालूम नहीं रहता, क्योंकि डम्मी प्रोजेक्ट करे आप, बाज़ार से प्रोजेक्ट उठा के आप जो है चंद पैसे 10,000, 12,000, 20,000, शायद पता नहीं मेरे को हैदराबाद में क्या रेट है, लेकिन उस हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाता, आप वो प्रोजेक्ट सबमिट कर देते, आपको मार्क्स मिल जाते, आप पास हो जाते, आपके पास डिग्री आ जाती, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रहता, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है आपके लिए, आपके बाकी की ज़िंदगी, कैरियर डेवलपमेंट की ज़िंदगी के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा घर वालों की मेहनत के हिसाब से और मेरे अंकल के मेहनत के हिसाब से मेरे को DRDL, जो कि डिफेंस रिसर्च लेबॉरेटरी चंद्रायन गुट्टे पे है, DRDL में मेरे को प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जिससे मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैं साइंटिस्ट के अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं। इंडिया में जो है साइंटिस्ट A से लेके F कैटेगरी तक है, F हाईएस्ट कैटेगरी है। तो मैं साइंटिस्ट F के अंडर में डॉक्टर दास, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते थे और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यहाँ पे चंद्रायन गुट्टे DRDL में, तो उनके अंडर में मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मैं प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे को जिस तरीके से उनके एक्सपीरियंस की गाइडेंस मिली और जिस तरीके से मैं चीज़ें सीखा, वो मेरे आगे की ज़िंदगी में बहुत काम में आए। तो प्रोजेक्ट करना आजकल के बच्चों में ये रहता कि भाई नहीं, मार्क्स ले लेना है अपने को, 6 मार्क्स मेमो में पास आ जाए या जो है अपन सर्टेन परसेंटेज आ जाए, 80-90%, बस बाद में कौन पूछते। हाँ, कोई नहीं पूछते आपके प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में वो मिसिंग हो जाता ज़िंदगी भर। तो आप कभी भी जेन्युइन प्रोजेक्ट करना, जेन्युइन प्रोजेक्ट कोई भी आप अच्छे बड़े कंपनीज से या कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप प्रैक्टिकली उस पर जो थियरी सीखे हैं पिछले 3 साल में आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे उसको 6 महीने का वो प्रोजेक्ट करेंगे आप, तो आपको जो है कई चीज़ें उसमें मालूम होते हैं
कि कंपनीज़ कैसा चलते या ऑफिसेस कैसा चलते, इंस्टीट्यूशंस कैसा चलते, उन लोगों के साथ मिलजुलना कैसा आप डेली, और काम पे कैसा फोकस होता, टाइम मैनेजमेंट क्या होते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता, जनरल मैनेजमेंट क्या होता, ये सारी चीज़ें आप सीखने को आपको मौका मिलता इंटर्नशिप के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रोजेक्ट सीरियसली करना, ये पहला मेरा सजेशन है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि भाई आपके ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट आप सीरियसली करें, कहीं से भी डमी प्रोजेक्ट मत उठाएं, आप मेहनत करें उस पर, मेहनत करके वो प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बना के उसकी बाज़ाब्ता अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करें, ताकि आप ज़िंदगी में आगे भी आप अपने आप पे गर्व कर सकें कि भाई मैं फ़लाँ प्रोजेक्ट कर रहा था बोल के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैरियर टर्निंग पॉइंट है ये, जब आप एकेडमिक्स से हट के जॉब की तरफ जा रहे हैं आप, तो तब ये आपका कैरियर टर्निंग पॉइंट है। तो 2000 वापसी फिर मैं अपने कैरियर से जोड़ते हुए बात करते रहूँगा आगे कि भाई 2001 में मेरी जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद मैं 2001 से 2003 तक TRDL में एज एन इंटर्न काम कर रहा था, और मैं सैलरी को नहीं देखा। अपने ये दूसरा बड़ा ड्रॉबैक मिलता अपने माहौल में, अपने लोगों में। लोग ये देखते कि भाई जो है क्या सैलरी मिल रही, बच्चा अभी डिग्री करने तेज पूछते उसको कि भाई क्या सैलरी मिल रही, या बच्चे की खुद की खुश ख्वाहिश रहती कि भाई मेरे को इतने मिलना, मेरे को 30,000 मिल जाना, मेरे को 35,000 मिल जाना, मेरे को 50,000 मिल जाना, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। सबका अलग अलग व्यू रहता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आप इनिशियली कोई भी क्या बोलते हैं आप उसको, आने वाले 5 साल जब आपके बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो 5 साल में आप अपने टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करना पड़ता, आप अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना पड़ता, आप अपने लाइफ स्किल्स इंप्रूव करना पड़ता, अदर देन एकेडमिक्स। आप जब तक पढ़ते रहते ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन पढ़े तक आप एकेडमिक्स पे काम करते रहते, लेकिन जॉब के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मास्टर्स कर लो, चाहे आप PhD कर लो, लेकिन आपको अगर मार्केट में जॉब करना है या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, यानी कि एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि भाई आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के, जो टेक्निकल रिलेटेड बिजनेसेस रहते, जैसे कॉरपोरेट्स रहते, कंपनीज रहते, ऐसे बिजनेसेस को रन करने वालों को एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो आप खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, या आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपको 4 चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में। पहली चीज़ एकेडमिक्स, जो कि आप ग्रेजुएशन तक हासिल करते। सेकंड है आपकी टेक्निकल स्किल्स, जो कि आपको ज़िंदगी भर इम्प्रूव करना है, चाहे आप वो मैनेजमेंट में रहने दो या टेक्निकल स्किल्स रहने दो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आपका खिस्सा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना पड़ता। और तीसरी चीज़ जो है सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, निगोशिएशन स्किल्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करने का तरीक़ा आता, इंटरव्यूज़ का तरीक़ा रहता, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट रहता, आपको ऑफिस में कैसा डील करते, टीम वर्क कैसा है, कोलैबोरेशन कैसा है, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। और लाइफ स्किल्स में आपको जो है कि सोशल लाइफ, यानी कि आपके घर वालों के साथ, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपका कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपके कंट्रीमैन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका बातचीत का तरीक़ा कैसा है, आपका लेन देन कैसा है, आप किस तरीक़े से किस सर्कल में उठते बैठते और आप किस लोगों के साथ इंटरेक्ट करते, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो है आपके लाइफ में कैरियर गोल बहुत ज़रूरी है। मैं तकरीबन कई इंटरव्यूज़ लेते रहता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, और मैं जब भी सवाल पूछता हूँ कि भाई आपका गोल क्या है, तो किसी को नहीं मालूम। आप डॉक्टर क्यों बने, नहीं मालूम। आप इंजीनियर क्यों बने, आपको नहीं मालूम। आप एडवोकेट क्यों हैं, आपको नहीं मालूम। आप जो है CA क्यों करें, आपको नहीं मालूम। नहीं मालूम का मकसद ये नहीं है कि भाई मैं किसी को डिग्रेड करना चाह रहा हूँ।
नहीं मालूम का मकसद ये है कि आप जब वो प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी हद मालूम होना चाहिए, आप किस हद तक उस चीज़ में, उस प्रोफेशनल फील्ड में आप एक्सेल कर सकते, आगे बढ़ सकते। मेरा मकसद वो है बोलने का कि भाई आपको उसकी लिमिट मालूम होना। दुनियावी एतबार से आप अपनी फील्ड में, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन रहने दो, चाहे आप प्लम्बर रहने दो, चाहे आप कारपेंटर रहने दो, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, आप सोसाइटी के कोई भी प्रोफेशन रहने दो, आपके पास उसको एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए आप किस लेवल तक जाना है उसका प्रॉपर प्लान आपके पास नहीं रहता। ये आपको बनाना ज़रूरी है। और जब ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता, कंपनीज़ के कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ में पूछा जाता, तो बच्चों के पास इसका आंसर नहीं रहता, क्योंकि कभी सोचे ही नहीं कि एम क्या बनाना है। तो कैरियर एम बनाने के लिए माँ बाप की ज़रूरी मेहनत रहती, स्पेशली फ्रॉम द क्लास 8 to 12। इस दौरान में बच्चे का कैरियर का शेप हो जाता कि भाई जो है किस तरफ जाना है, मेडिसिन में जाना है या जर्नलिज्म में जाना है या अकाउंटेंसी में जाना है या जनरल मैनेजमेंट में जाना है या हॉस्पिटैलिटी में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। ये शेप आउट होता 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में। तो इस दौरान पे बच्चे का दिमाग इतना मैच्योर नहीं रहता कि वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सके। इसके लिए पेरेंट्स इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेके, मतलब एकेडमिक टीचर्स और उनके मैनेजमेंट्स की हेल्प लेके पेरेंट्स उनका कैरियर गोल्स सेट करना और बच्चे को वो गोल्स अचीव करने के लिए आप बराबर मेहनत करते रहना। मेरे केस में यही हुआ था। मैं 2nd क्लास 1st क्लास में था, तब मेरे को पता था कि मेरे को पीएचडी करना है, जबकि मेरे को पीएचडी का मतलब ही नहीं मालूम था 1st 2nd में कि पीएचडी होती क्या। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे को वो रास्ता दिखा दिए थे कि अल्लाह का करम रहा कि अल्लाह ताला मेरे को उस रास्ते पे कामयाबी दिया। लेकिन मेरा माइंड सेट कैसा सेट करे आप, मेरे पेरेंट्स वो देख सकते आप कि भाई जब मैं 1st 2nd 3rd स्टैंडर्ड में ही मेरा कैरियर गोल सेट हो चुका था कि भाई आपको इंजीनियरिंग करना है और फिर बाद में आपको ज़िंदगी में कंपनी भी चलाना है और आपको जो है लोगों की मदद भी करना है, प्लस आपको जो है पीएचडी भी करना है। ये 2nd 3rd क्लास में मेरे माँ बाप की वजह से ये कैरियर गोल सेट हो चुका था। तो पेरेंट्स का काम है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का काम है कि भाई पेरेंट्स कैरियर डेवलपमेंट में, बच्चों के कैरियर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, स्पेशली फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर बच्चे को वो स्ट्रीम पे लेके जाने के लिए रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस रखिए आप कि भाई रेगुलर आप चेक करते रहिए बच्चा स्मार्टफोन पे क्या देख रहा, टीवी पे क्या देख रहा, लैपटॉप कंप्यूटर क्या यूज़ कर रहा, कितना वक्त डेवलपमेंट में जा रहा उसके, कितना टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो रही, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो रहे, लाइफ स्किल्स डेवलप हो रहे। ये 3-4 चीज़ें एकेडमिक्स के साथ साथ डेवलप होते रहना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा अपने ज़िंदगी में बिजनेस में या जॉब में सक्सेस होता। लैक कई को होते, अगर आप सर्वेस रिपोर्ट्स निकाल के देख लें, आप चाहे वो इंडिया के रिपोर्ट्स निकाल के देख लें या इंटरनेशनल मार्केट के रिपोर्ट्स निकाल के देख लें कि भाई बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इंटरव्यू को गए तो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है, ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना बोल के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है तो इसीलिए इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स आना ज़रूरी है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके और जो है इजी फ्लो हो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको, जैसा कि हैदराबाद में रह रहे हैं, तो तेलुगु भी आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सके आपके कलीग्स के साथ। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश की ज़रूरत है। तो लैंग्वेजेस आप सॉफ्ट स्किल्स के अंदर डेवलप करना, आप जो कंट्री का एम बना के हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि वो आपको लैंग्वेज जो है काम में आ सके। तो कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, जैसा कि मैं सिलसिले से अपनी लाइफ को जोड़ते हुए मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कैसा करना है, तो बैक अगेन कि भाई 2003 में जब मैं इंडिया से जाने का वक्त आ गया था, उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि 2003 तक, जब तक 2001 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में JNTU के साथ,
उसके बाद मैं DRDL के साथ जैसा 2 साल इंटर्नशिप करा, तो ये इंटर्नशिप मेरे लिए काम में आया जॉब हासिल करने के लिए। ये प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट डमी करते तो डमी प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है बताने के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने के लिए नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने के लिए ऐसा इंटर्नशिप का काम आप 1 साल कर लिए, 6 महीने का काम करें, तो जो है चाहे कितना भी आपको पे मिलो, चाहे वो पे देने दो या नहीं देने दो, आप उस पर फोकस मत करो। आप लॉन्ग टर्म गोल सोचो कि भाई ज़िंदगी में मेरे को ये करना है, तो लिहाजा मेरे को शुरू में सैक्रिफाइस करना पड़ता। एक चीज़ याद रखिए कि भाई 2 ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ चलते रहते और जो हमेशा अपने को तकलीफ़ देते, लेकिन रिज़ल्ट उसका अच्छा रहता। एक है सैक्रिफाइस और दूसरा है कंप्रोमाइज़। जब तक आप ज़िंदगी में सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप शाइन नहीं हो सकते। चाहे आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, चाहे आप जो है सक्सेसफुल जॉब एम्प्लॉय नहीं, एज ए एम्प्लॉय जॉब नहीं कर सकते। तो सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज़ सिर्फ बच्चे को, यंगस्टर्स को करना नहीं है, साथ में माँ बाप को भी करना पड़ता। माँ बाप और बच्चे मिलके, दोनों मिलके सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज़ करें, तभी आप जाके आगे कैरियर में अपने सक्सेस होते, चाहे आप बिजनेसमैन बनो, चाहे आप जॉब करो। तो बैक टू माई लाइफ अगेन, कि भाई 2003 में मैं जब इंडिया छोड़ के जाने तक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह MSW से गोल्ड मेडल्स, और उस टाइम के इंडियन कैप्टन मोहम्मद अज़हरुद्दीन के थ्रू मेरे को जो है इक़रा कैरियर गाइडेंस में क्विज़ कंपटीशन हुआ था एक 1995 में, तो वो कंपटीशन में मैं फ़र्स्ट आया था। अज़हरुद्दीन के साथ मेरे को जो है वो अवार्ड दिया गया था, और मैं अपनी पूरी एकेडमिक्स में मैं टॉप क्लास में रहता था। अगर 40 बच्चे हैं तो मैं फर्स्ट या सेकंड रहता था मैक्सिमम। साथ में दूसरे जो स्किल्स डेवलप होते थे वो घर पे डेवलप होते थे माँ बाप की मेहनत के हिसाब से। तो बोलने का मतलब ये है कि मेरे एकेडमिक्स को डेवलप करने में, मेरे टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स और आपके लाइफ स्किल्स को डेवलप करने में मेरा मेहनत, सिर्फ मेरी मेहनत है, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआएं और उनका प्लान, उनके गोल्स है, और मेरे ख़ानदान वालों के गोल्स है, जो मेरे सब मिलके मेरे को जो है इस मुकाम पे पहुँचाए। फिर जब मैं 2003 छोड़ के मैं जब सऊदी जॉब के लिए चले गया था, तो जॉब को जाने से पहले मैं यहाँ पे 3 महीने का मोबाइल कम्युनिकेशन कोर्स करके गया था। जबकि मोबाइल कम्युनिकेशन अभी नई नई फील्ड थी इंडिया में ख़ास तौर पे, तो उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत कम इंजीनियर्स मिलते थे, तो मैं स्पेशल डिप्लोमा करा उसके लिए। अब अभी तक मैं ये बता सकता हूँ आपको कि भाई मेरे 23 साल की कैरियर में, मतलब 2001 से लेके 2024 के कैरियर में मैं करीब मोर देन 20, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मोर देन 20 सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास मेरे डिग्री के अलावा, और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मिडिल ईस्ट, फ्रॉम UK, फ्रॉम US, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम चाइना। तो कई अलग सर्टिफिकेशंस है। इसका बोलने का मकसद क्या है? इसका बोलने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करेंगे या सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ इंजीनियर बनेंगे, सिर्फ लॉयर बनेंगे, या सिर्फ जो है अकाउंटेंट बनेंगे या कॉमर्स की फील्ड करेंगे, आज की मार्केट के हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है। आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एकेडमिक्स पढ़ के निकलते आपके ग्रेजुएशन में, वो एकेडमिक्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम में नहीं आते। जॉब मार्केट अलग रहती, जहाँ पे कंपनीज़ में या बिजनेसेस में जो टेक्नोलॉजी चलते रहती या जो फील्ड चलते रहती, वो चीज़ आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं सिखाया जाता। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप बेसिक्स सीखते खाली, और उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है वो, क्योंकि उतना सारा कोर्स कवर करना बहुत मुश्किल रहता एकेडमिक्स में। तो इसीलिए इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट रखा गया कि इंटर्नशिप आप करके जो है आप प्रैक्टिकलिटीज़ सीखना। तो प्रैक्टिकलिटीज़ सीखने के लिए जो है आपको प्रैक्टिकलिटीज़ में टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स सीखने के लिए जो है इंटर्नशिप कोर्स है। तो मैं ये बता रहा था कि भाई मोबाइल कम्युनिकेशन का मैं 3 महीने का कोर्स करके गया था, और मेरा शुरू से एम था कि भाई मैं मास्टर्स नहीं करूं,
क्योंकि मेरा एम ये था कि भाई मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं प्रैक्टिकल काम करना चाह रहा था, उसके बाद मैं एमबीए करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एम ये था कि मैं बिज़नेस चलाऊं। मैं टेक्निकल जॉब नहीं करना चाह रहा था अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर, क्योंकि अगर आप टेक्निकल पकड़े तो आपको जो है ज़िंदगी भर आपको टेक्निकल काम करते रहना पड़ता, अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ता टेक्निकली। तो मेरा वो काम नहीं था, मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि भाई जो है मैं इंजीनियरिंग करके अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को शार्पन करूं और उसको एक्सपर्टीज़ लाऊं टेक्निकल फील्ड में। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करूं एमबीए में, ताकि मैं अपनी जो है ज़िंदगी में कंपनी रन करने के काबिल बनूं। तो जो है मैं 2003 रियाद में मेरे को जो है 6 महीने के बाद, मतलब हालांकि मैं यहाँ पे इतने लोगों को पढ़ा चुका था और मेरे को लोग जानते भी थे थोड़े बहुत रियाद में, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करूं जहाँ पे मेरे को एक्सपोजर मिले। तो इस पॉइंट पे मैं ये सजेशन है कि करियर आप सेट करते वक्त आपका एम ये रहना कि अगर आप जॉब करना चाह रहे तो आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप लर्न कर सके, डे टू डे आप नई चीज़ सीख सके, आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहना वहाँ पे, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करे तो आपकी कैरियर डेवलप होती, नहीं तो आप एक पॉइंट पे स्ट्रक हो जाते। तो इसलिए मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 6 महीने के बाद मेरे को जॉब मिली थी, और वो जॉब हुआवी टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे, उस टाइम पे कोई भी नहीं जानते थे कि हुआवी क्या है, लेकिन आज सभी के पास स्मार्टफोन्स है हुआवी के, सभी जो है स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं हुआवी के। तो उस टाइम पे 2003 में मैं हुआवी टेक्नोलॉजीज़ ज्वाइन करा और वहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला मेरे को। इसके लिए मैं हुआवी का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हुआवी वाले मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दिए। इसमें मेरा अहम रोल ये था कि भाई मैं ज्वाइन होने के बाद ही मेरे को 3 हफ्ते में चाइना भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट में मेरी ट्रेनिंग हुई 1 महीना। उसके बाद वापस मैं सऊदी को आया। आने के बाद मेरे को एज ए प्रोजेक्ट लीडर मक्का के जो मीक़ात का एरिया बोलते, यानी कि अरफात, मुज़दलिफ़ा और मीना, ये 3 का टेलीकॉम मोबाइल नेटवर्क एसटीसी कंपनी है वहाँ पे, सऊदी टेलीकॉम कंपनी। सऊदी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल नेटवर्क डेवलप करने के लिए मेरे को अपॉइंट किया गया, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और मैं 2 साल वहाँ पे मक्के में रह के वो प्रोजेक्ट, मेरी ज़िंदगी का टर्नओवर है कि भाई मैं अल्लाह ताला मेरे से काम लिया कि भाई जो है मैं मक्का, मुज़दलिफ़ा, मीना, आज भी जो कॉल्स जाते इंटरनेशनल कॉल्स, उसमें अल्लाह ताला मेरी मेहनत लिया हुआ है, मेरे से काम लिया हुआ है उसमें कि भाई मक्का, मुज़दलिफ़ा, मीना, इवन हरमैन जो है, हरम मक्का और हरम मदीना, इसका भी नेटवर्क में डेवलपमेंट, नेटवर्क डिप्लॉय करने में और इसको लीड करने में, इसको सक्सेसफुल बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे को जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स में मैं काम करता रहा, और पहला वीडियो कॉल सऊदी अरब में, पहला वीडियो कॉल मैं टेस्ट करा 2006 में एरिक्सन और हुआवी के साथ। और दूसरी चीज़ जो है, ये बोलने का मकसद ये है कि भाई मेहनत करने से चीज़ें आती। मैं 20 घंटे 22 घंटे मैं साइट पे काम करता था, सिर्फ ड्राइवर कंपनी का जो है टिफ़िन लाके, मतलब पार्सल लाके दे देता था खाने के लिए, और हम वहीं पे जो है रेस्ट करते थे थोड़ी देर, फिर काम करते थे और सोते थे। हालांकि हमारे को अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, हरम के सामने हमारे को होटल में जगह दी गई थी, लेकिन हम काम वैसे ही करते थे, 18-20 घंटे काम करते थे डेली, कभी 22 घंटे भी काम करें कंटिन्यू। ऑफकोर्स 22 घंटे काम करने के बाद आप ड्रेन हो जाते, फिर जाके रेस्ट करते, लेकिन ये मेहनत की ज़रूरत है। जॉब चढ़ने के बाद लोग जो है समझते कि भाई नहीं, मेरी एकेडमिक्स ख़त्म हो गई तो लिहाजा अब मेरे को जॉब मिल गया, अब मेहनत नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हर मोड पे मेहनत करना पड़ता है, ज़िंदगी में हर मोड पे आपको अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ता है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग साइकिल है, ये साइकिल कभी ख़त्म होने वाली नहीं है रहती। अपन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलते कि भाई आप 10th पास कर लो,
हो जाता, 12th पास कर लो हो जाता, इंजीनियरिंग कर लो हो जाता, या डॉक्टर बन जाओ हो जाता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आपको हर लाइफ के चैलेंजेस अलग रहते, हर लाइफ के प्रॉब्लम्स अलग रहते, उसको फेस करने के लिए अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ता आपको कंटिन्यूअसली। तो फिर मैं हुआवी में, जैसा वो मक्का का प्रोजेक्ट हुआ, फिर मेरे को हुआवी में फिर वापस चाइना भेजा गया 6 महीने के लिए, जहाँ पे मैं सारी दुनिया के मोबाइल नेटवर्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टीम के साथ काम करता था। दुनिया भर में भी जहाँ पे भी नेटवर्क सही नहीं आ रहा, जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन लोगों को सॉल्व करने के लिए मेरे को ट्रेनिंग दिए थे सारी दुनिया भर के नेटवर्क्स के लिए। तो वो एक स्टेप मेरे को मिला। और वहाँ पे हुआवी में मेरे को क्योंकि मैं मशायर एरिया का नेटवर्क डिप्लॉय करा था, तो मेरे साथ मेरी टीम के साथ करीब 20 जनों को जो है एक साल हमारे को गोल्ड मेडल दिया गया, फिर उसके बाद सिल्वर मेडल दिया गया मेरे को। उसके बाद जो है फिर मैं क्योंकि टेक्निकल मैं सैचुरेट हो चुका था, टेक्निकली मैं सीख चुका था, तो उसके बाद मैं फिर अपने कैरियर एम की तरफ फिर, क्योंकि मेरे को एक कंपनी चलाना था, तो फिर मैं हुआवी में दूसरे डिपार्टमेंट्स में रिक्वेस्ट करके काम सीखना शुरू करा। दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसा कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट रहता कंपनीज़ में, HR रहता, एडमिन रहता, फाइनेंस रहता, फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहती, फिर मैनेज सर्विसेज रहते, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रहता। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हर कंपनी में एग्जिस्ट करते। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने के बाद मैं 2012 में हुआवी जो है रिज़ाइन करके अपनी कंपनी स्टार्टअप करा। वो क्यों करा? क्योंकि मैं 2008 में मैं जॉब करते हुए मेरे को यूके की इमिग्रेशन मिली थी 2006 में, क्योंकि मेरे को यूके का माहौल समझ में नहीं आया था और आने वाले जनरेशन को वहाँ पे सेफ़ नहीं कर सकते, दीनी एतबार से सेफ़ नहीं कर सकते, ये मकसद से फिर मैं वो इमिग्रेशन को हासिल नहीं उसको कंटिन्यू नहीं करा। मैं वापस फिर रियाद आ गया और MBA करा मैं मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल से, 3 साल का MBA, जो कि स्पेशल MBA रहता बिज़नेस मैनेजमेंट का, यानी कि कंपनी चलाने के तौर तरीक़े सीखते आप वहाँ पे कि बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस को कैसा मैनेज करते आप, कंपनी को कैसा मैनेज करते, वो चीज़ें सीखते। तो वो मैं 2008 से 2011 के बीच में बिज़नेस मैनेजमेंट का MBA कंप्लीट किया यूके से। फिर अपनी 2012 से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 2012 से मेरी कंपनी चल रही है, टेक्नोलॉजी कंपनी। तो इस दौरान मैं कंपनी चलाते हुए 2021 में मैं डॉक्टरेट डिग्री स्टार्ट करा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA मेरे को डिग्री लेना था डॉक्टरेट की, यानी कि PhD की डिग्री बोलो आप। एक्चुअली PhD और DBA सेम नहीं होता, PhD थियोरेटिकल रहता और DBA प्रैक्टिकल रहता। DBA यानी कि डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 2023 नवंबर लास्ट ईयर कंप्लीट करा, करीब 1 साल हो रहा है अभी। और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है लीडरशिप। एज़ पर माई नॉलेज, मेरी रिसर्च के दौरान मेरे प्रोफेसर्स के साथ जो मैं इंटरेक्ट करा, उनसे मेरे को ये पता चला कि भाई जो लीडरशिप की डॉक्टरेट डिग्री है वो वैसे लोग इंडिया में बहुत कम है जिसको आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। तो ख़ासतौर पर हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आई एम वन ऑफ देम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप मेरे डिस्कशन को अगर आप स्टार्टिंग से सुन रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि भाई मैं एक एम लेके चलने से ये सारे चीज़ें हासिल होते गए। अगर मैं एम लेके नहीं चलता तो ये सारे चीज़ें नहीं हासिल हो सकते थे। जैसा कि मैं बैचलर्स इंजीनियरिंग में करा, मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट MBA में करा, 2 अलग अलग डिग्रीज़ है। इंडिया से इंजीनियरिंग, UK से मास्टर्स, फिर US से डॉक्टरेट। तो 3 अलग अलग डिग्रीज़ है मेरे पास। BTech की अलग है, इंडिया की अलग डिग्री है, US की अलग है, UK की अलग डिग्री है। तो ये जब तक कि आपके पास कैरियर एम नहीं रहेगा, आप ये फोकस नहीं कर सकते, आप ये चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, चाहे आप बिजनेसमैन बनना हो, चाहे आप जॉब करना हो। तो फर्स्ट पॉइंट आज के उसमें आपके पास कैरियर एम होना चाहिए। और वो कैरियर एम कौन सेट करना?
आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के सेट करना, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना, उसका प्रॉपर ईयरली प्लान बनाना, और उसको बच्चे का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करे और माँ बाप का काम है उसको फॉलो करे, तभी आप ये मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और मेरी शायद मैं इंटरव्यू में भी आप देखेंगे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक शेयर करूँगा, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेरे जाके आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास अदर देन डिग्रीज़, अदर देन बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट डिग्री के अलावा मेरे पास 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस और 15 से ज़्यादा अवार्ड्स और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, सर्टिफिकेशंस, और आजकल फ़िलवक्त पिछले 2 साल से मेरे इंटरव्यूज़ कई मैगज़ीन्स में, इंडिया की मैगज़ीन है, यूएस की मैगज़ीन्स है, बिज़नेस मैगज़ीन्स इंडिया की और यूएस के, यूके के, अरब वर्ल्ड के, यूएस, यूरोप के, ये सारे कंट्रीज़ के बिज़नेस मैगज़ीन्स में मेरे इंटरव्यूज़ आते, जहाँ पे मैं लोगों के साथ बिज़नेस के टिप्स शेयर करता हूँ, कैरियर गाइडेंस के टिप्स शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ जो है इसमें अब पिछले 2 साल से जो है मेरे ज़्यादातर मैगज़ीन इंटरव्यूज़ है, और सब में मेरा बड़ा अचीवमेंट ये है कि 2022 नवंबर में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि जिस तरीके से इंडिया में राज्यसभा है उसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेरे को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया और मैं वहाँ पे अपनी स्पीच दिया, और मेरे को वहाँ पे जो है वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग लीडर का अवार्ड मिला। उसके बाद ऐसे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस और कई सारे अवार्ड सेरेमनीज़ में मेरे को बुलाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में इवेंट्स होते रहते, यूके में इवेंट्स होते, यूएस में इवेंट्स होते, यूरोप में इवेंट्स होते, तो ये कॉन्फ्रेंसेस में मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, और जो है पैनल को लीड करता हूँ, पैनल स्पीकर होस्ट बनता हूँ मैं, एंकर बनता हूँ उसमें, और कई जगह मेरे स्पीचेस होते हैं उसके अंदर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। और अपकमिंग मेरे 2 चीज़ें हैं जो कि अक्टूबर 2 से लेके 6 के बीच में मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रोग्राम अटेंड करने वाला हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो। 4 दिन का प्रोग्राम है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस प्रोग्राम है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मौका मिल रहा है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अक्टूबर 18 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस में मेरा एक कॉन्वोकेशन है, और उस दौरान मेरी एक स्पीच भी रहेंगी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मेरे को अपने आप की तारीफ़ बयान करना और अपने आप की जो है स्टेटस इम्प्रूव करना। अल्लाह का करम है कि यह बिना ऑनलाइन आए भी, अगर मेरी आप लिंक्डइन प्रोफाइल देख लिए तो आपको मालूम हो जाता कि भाई मेरी पर्सनैलिटी क्या है और मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मकसद यही है क्योंकि हमारी फैमिली पूरी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मेरे मामा से लेके, मेरे पेरेंट्स से लेके, मेरे अंकल से लेके, मेरे कज़न से लेके, हम सब के ब्लड में सोशल एक्टिविटीज़ का जज्बा है। हम लोग अपनी लाइफ के अलावा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मेरे माँ बाप इस तरीके से मेरे को तैयार किए कि मैं 10th से पढ़ाना शुरू कर दिया, और 200 बच्चे पढ़ाता था करीब जब मैं इंजीनियरिंग में था। उसके बाद फिर जो है मैं अलग अलग मोड पे, अलग अलग तरीक़ों से मेरे को जो है शार्प किया गया। जिस तरीके से एक लोहे को आप जो है अवन में डाल के जिस तरीके से मोल्ड करते, उस तरीके से मेरे माँ बाप भी मेरे को मेरे कैरियर में मोल्ड करते गए हर मोड पे। उस मेहनत के बाद आज 23 साल के बाद जो है अल्लाह ताला मेरे को ये मुकाम दिया कि भाई मैं क़रीब 12 कंट्रीज़ में काम कर चुका, और मेरी ख़ुद की कंपनी है, और ख़ुद का एक स्कूल है जीनियस हाई स्कूल के नाम से, जो हम क़रीब 24 साल से चला रहे हैं बारादरी कॉलोनी में। जबकि मैं ये स्कूल डाला था मेरे वालिद साहब के साथ मिल के जब मैं इंजीनियरिंग 2nd ईयर में था। तो जब ये स्कूल जब से चल रहा है 24 साल से, तो ये भी कौम की खिदमत के लिए रीज़नेबल फ़ीस पे चला रहे हैं ये स्कूल, और हर फैसिलिटी के साथ डिजिटल क्लासेस, एसी क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेशनल स्पीकर्स, सारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए। और ये कंपनी भी मैं जो चला रहा हूँ कि अगर मेरे को जॉब करना रहता तो मैं जो हुआवी का नाम जो बताया आपको मल्टीनेशनल कंपनी का, तो ये कंपनी में अगर मैं बिना मेहनत करे के भी मैं अपनी पूरी लाइफ गुजार ले सकता था और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ बना सकता था हैदराबाद में, बिना कोई मेहनत करे के, एडिशनल मेहनत करे के।
वो मुकाम मिल गया था मेरे को कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जैसा बोला कि हमारे ख़ानदान के ब्लड में ही नहीं है वो कि सेल्फिश ज़िंदगी गुजारे। मेरे छोटे मामा मोहम्मद अकरम अली, जो कि अबू अहमल के नाम से जानते, उनका ख़ौल जो मेरे को हमेशा याद आता, वो जब मैं हुआवी में काम कर रहा था, 2008 की बात है। मामा मेरे से पूछे कि भाई आपका आगे मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं? तो मैं बोला कि भाई जो है MBA कर रहा हूँ। तो फिर मामा बताए कि आप टॉप यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे, जो कि वर्ल्ड के टॉप 20 में आते, तो आप ये याद रख लो कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और दूसरों को तक नहीं सिखा रहे हैं तो आपकी एक ज़िंदगी जो है हैवान के बराबर है, कि आप सेल्फिश ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आप अपने ज़िंदगी में आप ऐसा मकसद लेके चलो कि भाई आप MBA करने के बाद आप अपना सेटअप खुद डालो और अपनी कंपनी खुद चलाओ, ताकि आप लोगों को रोज़गार दे सके, लोगों को काम सिखा सके। तो ये बात मेरे को ज़िंदगी में याद रह गई थी। तो वो मकसद को मैं लेते हुए जो है फिर मैं MBA के बाद फिर डॉक्टरेट, अपनी कंपनी हुआवी छोड़ के रिस्क लेके, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था रियाद में, मैं अकेला था, लेकिन अल्लाह ताला जो है सारे असबाब बनाया और मैं टेक्निकल कंपनी ओपन करा। और जो है क़रीब 12 साल से हम लोग गवर्नमेंट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे अब मैं सेकंड फेज़ अपनी ये गुफ्तगू की पॉइंट्स बोलना चाहूँगा सेकंड सिचुएशन में। तो अभी फर्स्ट आवर टॉक में मैं यही बताया कि ख़ास तौर पे अपना इंट्रोडक्शन दिया ओवरऑल अपनी ज़िंदगी का, और उसका मकसद यही था कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को जो है एक राह मिले कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में कैसा कामयाब होना है। तो अब सेकंड टॉक में मैं ये बताऊंगा कि भाई जो है कैरियर डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से चंद पॉइंट्स बोलूँगा। इस हर पॉइंट पे आप कई आवर्स कई दिन बात कर सकते, लेकिन मैं ब्रीफली कुछ बातें बताऊंगा। बाद में फिर अल्लाह ताला अगर मौका दिया, बाद में अगर फिर एक पॉडकास्ट अगर हम करते हैं तो फिर जो है अपन टॉपिक बाई टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलवक्त मैं इस सेशन में मैं ये बात करना चाहूँगा कि कैरियर डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पे जो जॉब्स सर्च करते रहते या एंटरप्रेन्योर जो बनना चाह रहे, उनके लिए चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप जॉब मार्केट में उतरना चाह रहे हैं तो जॉब मार्केट में उतरने के लिए आपको चंद चीज़ों की प्रिपरेशन करना पड़ेगी, जैसा कि CV है। CV और रेज्यूम का डिफरेंस लोगों को नहीं मालूम रहता। तो CV और रेज्यूमे क्या है, पहले ये चीज़ सीखें। CV कब किसको, कौन से कंपनीज़ को CV आप दे सकते, कौन से कंपनीज़ को आप रेज्यूमे दे सकते, आप ये चीज़ की नॉलेज हासिल करें। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी CVs के बारे में, रेज्यूमेस के बारे में, कि भाई CV क्या चीज़ होती, रेज्यूमे क्या चीज़ होती। तो पहली चीज़ आप अपनी CV या रेज्यूमे बनाएं, और वो बनाने के लिए आप एक गाइडेंस भी ले सकते हैं। आजकल फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे हैं जो आपको बना के देते CV या रेज्यूमे। ये CV और रेज्यूमे बनाने के लिए भी स्किल्स चाहिए। एक्चुअली आप ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें देना जो आपके स्पेशल इंफॉर्मेशन हो। अल्लाह ताला हर इंसान को कुछ ना कुछ खूबी दिया हुआ है, तो वो खूबी आप अपने CV या रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करें कि आपकी स्पेशल डिग्री क्या है, आपके टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें हाईलाइट करें। यूजुअली जो प्लेसमेंट करते हैं HR डिपार्टमेंट जो रहता, वो HR डिपार्टमेंट टेक्निकल नहीं रहता कंपनीज़ में। तो HR डिपार्टमेंट जो है अपनी उनका एक फॉर्मेट रहता, वो फॉर्मेट के हिसाब से CV शॉर्टलिस्ट करते। तो CV शॉर्टलिस्ट होने के लिए अगर आपको जो पॉइंट्स डालना है CV में, अगर आपके वो पॉइंट्स नहीं रहे तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते, तो आप इंटरव्यू तक जा ही नहीं सकते। तो सब में पहली चीज़ आप CV और रेज्यूमे बनाने का तरीक़ा सीखें, और वो तरीक़ा सीखने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे तो आप कोई भी फ्रीलांसर्स या कोई भी एक्सपीरियंस लोग है तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं CV या रेज्यूमे बनाने के लिए, या ऑनलाइन आप भी सीख सकते हैं कि कैसा बनाएं, या ऑनलाइन कई कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं जो बना के देते हैं आपको। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन पे।
जिस तरीके से फेसबुक, जिस लोगों को नहीं मालूम है लिंक्डइन के बारे में ज़्यादा, जिस तरीके से फेसबुक सोशल मीडिया पे पेज बनाते हैं आप, फेसबुक पे आपके सोशल एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, वैसे लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें आप। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपकी सारी एकेडमिक्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ये सारे अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशंस, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके रेफरेंसेस, ये सारे आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनती है उसमें। तो आप प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों से फ्रेंडशिप कनेक्शंस बनाएं, जिसको आप नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्किंग यानी कि आप जो कंपनीज़ में इंटरेस्ट रख रहे या जो फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे, वैसे लोगों को आप लिंक्डइन पे सर्च करें, सर्च करके उनके साथ रिक्वेस्ट करें कि भाई आपको कनेक्ट करें, आपके साथ वो रिलेशन बनाएं, आपके साथ एक फ्रेंडशिप बनाएं। तो लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग करने से 2 फ़ायदे होते। नेटवर्किंग करने से आपको जॉब ढूंढने में आसानी होती, आप लोगों का रेफरेंस लेके लोगों को जो है सही डिसीजन मेकर तक पहुंच सकते आप। और दूसरा, आपको जो है मार्केट के बारे में पता चलता कि मार्केट में क्या, कौन सी चीज़ क्या हो रही, कैसा हो रही, वो चीज़ें पता चलती। तो कोई भी जॉब को जाने से पहले आप, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं तो आपकी एकेडमिक्स हो जाती, लेकिन आपको और 3 स्किल्स नहीं रहते जिसकी वजह से आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलती। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ये 3 स्किल्स के आप कोर्सेस करें। कोई भी बेहतर इंस्टीट्यूशन देखें आपके करीब में जहाँ पे आप ये 3 तरीके के स्किल्स को डेवलप कर सकें। फिर से एक बार रिपीट करूँगा मैं, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आपके लाइफ स्किल्स, ये एकेडमिक्स के साथ आपको ये डेवलप करना है। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस रहते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने के जो है आप कोर्सेस करें। टेक्निकल स्किल्स लंबे रहते हैं, बस ईयर के भी रहते, 6 महीने के भी रहते, 3 महीने के भी रहते, 2 साल के भी रहते। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स जो है ये शॉर्ट टर्म रहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस आप अटेंड करें। मिनिमम फीस पे मिल जाएंगे आपको कई सारे आजकल ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये अटेंड करके आप अपने ये स्किल्स को डेवलप करके इसको सीवी में रिफ्लेक्ट करें। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं आपको बताया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यानी कि आपको कनेक्शंस बनाएं, आप लिंक्डइन पे लोगों के साथ गुफ्तगू करें, उस पर मैसेज करें उनको कि भाई जो है मैं फ्रेशर हूँ, मैं आपके साथ गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ जो है सीखना चाह रहा हूँ, तो उनके साथ हेल्प लें। लोगों के साथ कनेक्शन बना के, जैसा आप फेसबुक में कनेक्शंस बनाते वैसा आप जो है लिंक्डइन में कनेक्शंस बना के आप जो है उनके साथ जुड़ जाएं और उनके साथ जो है रिलेशंस बनाएं। और उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। आपके पास इंटरव्यू को अप्रोच होने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है, आपके एकेडमिक्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स। इनके अलावा आपको जो है लिंक्डइन प्रोफाइल, फिर आपकी नेटवर्किंग अच्छी करें आप। उसके बाद आप रेडी हो जाते इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको स्टेज फियर है, अगर आपको हेजिटेशन है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सब्जेक्ट के बारे में या आपके स्किल्स के बारे में, तो आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूशंस में या ऑनलाइन कोर्सेस करके ये अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट करें, यानी कि इंटरव्यू देने से पहले आप किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ये सारा डेटा आप जो है ब्राउज़ कर सकते हैं। आप ब्राउज़ करके आप ये सारे डेटा को जो है रीड आउट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं उसको पढ़ के। और इंटरव्यू स्किल्स को आप शार्प करके जाएं। खाली इंटरव्यू को उठ के नहीं चले जाना। अगर आप इंटरव्यू को खाली उठ के गए तो समझ जाना कि भाई आपको, अगर आप सक्सेस हो गए इंटरव्यू में तो आप प्योर सक्सेस आपकी किस्मत के ऊपर हुई, आपकी मेहनत के ऊपर नहीं हुई। आपको दुनियावी कोई भी काम करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, मेहनत भी करना है, दुआ भी करना है। तो आप मेहनत बिना करे के अगर आप सक्सेस हो जा रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों में होता, वो एक्सेप्शनल केसेस में होता, लेकिन 90% आपको तो मेहनत करना ही पड़ता। तो 90% अगर आप मेहनत कर रहे हैं कि उसके बाद फिर आप सक्सेस हो रहे, तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपकी मेहनत और आपकी दुआएं ये दोनों काम में हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होके जाएं, प्रॉपर ड्रेसअप, प्रॉपर स्टाइल और बात करने का तरीक़ा, कॉन्फिडेंस। आप सामने वाले की आंखों में देख के बात करें, किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप क्या चीज़ पे बात कर रहे हैं, आपको उसका पूरा पता हो। और ऑनेस्ट रहें, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू में कोई चीज़ नहीं मालूम है तो आप घुमा फिराने की कोशिश नहीं करना।
आप इमीडिएटली ये जवाब दे देना कि भाई सॉरी, ये चीज़ से मैं फेमिलियर नहीं हूँ, या मैं इसके ऊपर गेट बैक करता हूँ बाद में। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इस बारे में कि 2017 में मेरे को करीब 52 इंजीनियर्स टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी हमारी कंपनी के लिए। तो 2017 में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिया हैदराबाद में, लेकिन मैं एक बंदे को भी सेलेक्ट नहीं करा। वजह, इंटरव्यूज़ पास आउट नहीं कर सक रहे थे वो लोग। इंजीनियर्स थे, परसेंटेजेस अच्छी है, 60 से अबव है, यानी कि बास्केट तो 85% भी है, 70% भी है, 65 भी है, लेकिन इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेशन है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कैरियर गोल्स क्लियर नहीं है। आप सीवी रेज्यूमे लेके आए, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको मालूम नहीं है, और आप क्या प्रोजेक्ट करे थे उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है इंटरव्यू लेने वाला आपको पास करे। तो 2017 में 52 में से एक बंदा भी सेलेक्ट नहीं हुआ हैदराबाद में, हालांकि पूरे इंजीनियर्स पास आउट थे और कई लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे हाईटेक सिटी में, गच्चीबोली पे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थे जो मैं भी बताया। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस आना, स्टेज फियर नहीं रहना, स्टेज फियर नहीं रहना, हेजिटेशन नहीं रहना। आप अपनी ये स्किल्स को स्कूल की लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में, इंजीनियरिंग की लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, और माँ बाप सपोर्ट कर सकते हैं ये स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जो कि सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स के अंदर आते हैं। कोई भी एकेडमिक डेडिकेटेड इस पे फोकस करे तो फिर एकेडमिक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए पेरेंट्स का काम है कि ये एडिशनल काम जो है आप एक्स्ट्रा कोर्सेस के थ्रू, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के थ्रू सिखाएं, तभी आप जाके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये सारे पैरामीटर्स हैं, मैं जितने भी बोला। आपकी सीवी या रेज्यूमे क्या लिखे हुए आपको कॉन्फिडेंटली पूरे चीज़ें मालूम रहना उसमें। और कोई भी रिक्रूटर, मैं जैसा थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि HR रिक्रूटर टेक्निकल बंदा नहीं रहता, और उन्हें 2 मिनट तो क्या 1 मिनट से भी ज़्यादा CV नहीं देखता आपकी। तो आप मतलब ये है कि आप अपनी CV इतनी कैची बनाएं कि आप रिक्रूटर के आंख आपके CV पे पढ़ते ही आप सेलेक्ट हो जाएं। तो आपकी CV वैसी लिखी हुई रहना, आपके CV में वो टर्म्स, वो सॉफ्ट स्किल्स वैसे यूज़ करना आप कि रिक्रूटर को अलग पता चल जाना कि भाई अगर उसके पास 100 CV है तो आपकी CV में वो चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तभी जाके आप शॉर्टलिस्ट होते पहले राउंड में, वरना आप इंटरव्यू तक आते ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मेहनत करके आप ये चीज़ों को डेवलप करना। अगर आपको नहीं है डेवलप तो आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ रब्ता करें। आपको ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कई इंस्टीट्यूशंस भी सिखाते हैं आपको, वहाँ भी जा सकते हैं आप। मतलब आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बल्कि आजकल तो फिंगर टिप्स स्मार्टफोन्स पे अवेलेबल है। तो CVs, फिर दूसरी चीज़ आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाएं, तीसरी चीज़ नेटवर्किंग अच्छी करें, मतलब कनेक्शंस बनाएं, जिसके साथ आप जो फील्ड में काम करना चाह रहे हैं वैसे लोगों के साथ कनेक्शन बना के उन लोगों की गाइडेंस लें, और उनके साथ CV आपकी जो है चेक कराएं, और उनके साथ एक प्रोफाइल चेक कराएं आपकी, और जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। ख़ास तौर पे इंटरव्यू जाने से पहले आप अपनी प्रैक्टिस करें कि भाई आप जो चीज़ें बोलने वाले हैं आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेंगी, आप हेजिटेट नहीं करेंगे, और आपका एम क्लियर रहेगा, और आप क्या चाह रहे कंपनी से। और इंटरव्यू वन वे नहीं रहती कंपनी की। अपन ये समझते, तकरीबन लोगों में रुझान ये रहता कि भाई इंटरव्यू में सिर्फ एक तरफा पूछा जाता, नहीं, आप भी पूछ सकते। यानी कि आप भी कोई कंपनी के लिए, जैसा कि एक एग्जांपल दूं मैं, अगर आप गच्चीबोली हाईटेक सिटी के कोई कंपनी में काम करना चाह रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करना ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखना, उनकी हिस्ट्री पढ़ना कि कंपनी क्या है, उनके क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है, क्या काम करते हैं वो लोग, और उनका मोटो क्या है, उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है, और उन जो है क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। ये सारे चीज़ें आप स्टडी करके, आपको कुछ डाउट्स है, आप पे स्केल पे डाउट है आपको, या कैरियर डेवलपमेंट पे डाउट है, या लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे डाउट है,
तो ये सारी चीज़ें आप जो है इंटरव्यू के दौरान आप एम्प्लॉयर को भी पूछ सकते हैं ये चीज़ें। और अगर आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं जॉब पे या बिज़नेस में भी, एक चीज़ याद रखें कि आपको हमेशा कंटिन्यूअस कैरियर डेवलपमेंट करते रहना पड़ता, अपने आप को मार्केट के हिसाब से डेवलप करते रहना पड़ता। 20 साल पहले कंप्यूटर्स डोमिनेट करे, उसके बाद लैपटॉप्स, उसके बाद टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, आगे चल के शायद अभी तो एआई बहुत चल रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा मार्केट में, तो हो सकता है आने वाले 10 साल तक एआई और ज़्यादा बूम करेगा, उसके बाद फिर कोई और एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती। तो मतलब ये है कि आजकल की दुनिया बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन इतना एवोल्यूशन हो रहा हर फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन रहने दो या इंजीनियरिंग की फील्ड रहने दो, रिसर्च डेवलपमेंट रहने दो, या जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट रहने दो, हर फील्ड में डेवलपमेंट इतना हो रहा क्योंकि R&D का काम बहुत हो रहा हर जगह। तो कोई भी फील्ड 5 साल से 6 साल तक लाइफ स्पैन है उसकी, 5-6 साल के बाद आपको फिर नई स्किल्स सीखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में रहना है। तो अगर आपको जॉब भी करना है या बिजनेस भी करना है तो आपको नया चीज़ सीखना है। अगर आप नई चीज़ नहीं सीखेंगे तो आप वॉश आउट हो जाते। आपको नया कोई बंदा आके टेक ओवर कर लेता जिसके पास उस ज़माने के स्किल्स रहते, चाहे वो नौकरी के रहने दो चाहे वो बिज़नेस के रहने दो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोच लें कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई प्रोफेशनल काम करना है तो प्रोफेशनल काम करने के लिए अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ता, ज़िंदगी भर डेवलप करते रहना पड़ता। जिस तरीक़े से आपको डेली 5 नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, उसी 3 टाइम खाना खाते आप, उसी तरीके से अपने आप को भी कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना पड़ेगा। जॉब करते हुए भी आपको नए कोर्सेज करना पड़ता, नए चीज़ें सीखना पड़ता। क्यों? अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, आपको अच्छी पोजीशन चाहिए, तो आप अपने आप को डेवलप करें। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आप जो पोजीशन पे हायर हुए वही पोजीशन पे रहते हैं और आपकी सैलरी भी वही लेवल पे रहती। तो सैलरी अगर आपको ज़िंदगी में बढ़ाना है, अच्छे अचीवमेंट्स करना है, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली डेवलप अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, आप दुनिया में compete नहीं कर सकते। आज की मार्केट ग्लोबल विलेज कहलाई जाती, यानी कि ग्लोबल दुनिया है लेकिन एक विलेज के समेत जो है विलेज की तरह क्लोज हो गई। तो मतलब आपको एक अमेरिकन से भी compete करना है, आपको यूरोपियन से भी compete करना है, आपको जो है यूके के नेशनल से भी compete करना है, आपको अरब नेशनल से भी करना है, इंडियन नेशनल से भी करना है। तो मतलब दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन में से अगर आपको जो है अगर लाखों करोड़ों लोगों के साथ कंपटीशन करना है, तो आप सोचिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने आप को डेवलप कर सकें। तो ये जहन से निकाल दीजिए कि भाई मेरे को जॉब मिल गई या मेरा बिजनेस शुरू हो गया तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। नहीं हो सकता ऐसा आज के ज़माने में। उसके लिए आपको अपने आप स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ता, टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना पड़ता, सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना पड़ता, लाइफ स्किल्स को डेवलप करना पड़ता। इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस अटेंड करते रहना पड़ता जॉब करते हुए भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताया आपको कि भाई जो है करियर गोल ज़रूरी है ज़िंदगी में, और वो गोल अचीव करने के लिए आपके पास कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चाहिए, नहीं तो आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। और जिसके पास ज़िंदगी में गोल नहीं रहता वो डायरेक्शनलेस इंसान हो जाता, मतलब उन्हें ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करके नहीं जाता जिसकी वजह से लोग याद रख सकें। अब 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में फिलवक्त, 8 बिलियन लोग में से कितने लोग आपको याद रखेंगे और कब याद रखेंगे? एक ही कंडीशन में याद रखेंगे, एक्सेप्शनल काम करके गए अगर आप दुनिया में तभी याद रखेंगे। तो अब ये बात ख़त्म करने के लिए मैं ये बताऊंगा कि भाई जो है आज की गुफ्तगू में हम 2 चीज़ें डिस्कस करें। एक तो मेरा इंट्रोडक्शन और दूसरा जो है जॉब्स के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें डेवलप करना है उसमें, वो स्टेप बाय स्टेप। फिर एक एक चीज़ पे एक एक सेशन लग जाता है, एक एक घंटा एक एक दिन भी बात कर सकते अपन, लेकिन एक आज का सेशन एक ब्रीफ सेशन था ताकि एक ओवरऑल मक्स दे दिया जाए आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं।
बाद में अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई जो है अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में आप डिटेल सीखना चाह रहे हैं, करियर डेवलपमेंट में मैं जितने भी स्किल्स बताया, टेक्निकल स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, लाइफ स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीखना चाह रहे हैं तो फिर मैं जो है बाद में भी इंशाल्लाह वक्त मिलने पे मैं हाज़िर हूँगा। और ऑनलाइन भी अपन रख सकते इसको, सेशन को ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर्स भी रख सकते लोगों के लिए, ताकि जो है लोग इससे फ़ायदा उठा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे अपने को कोई कमाने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ राह अल्लाह खुश होने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे को ये चीज़ें दिया है, तो इसका हमारा काम है कि भाई हम ये अपने कम्युनिटी को वापस दें। तो ये मकसद से हम जो है ये सेशंस को अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग सेशन में भी चला सकते और ऑनलाइन भी चला सकते। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना है तो मैं टीम से बोल दूंगा कि भाई मेरा नंबर डिस्प्ले कर दें इंटरव्यू पे, ताकि वो नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सके व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं कंपनी में बिज़ी रहता हूँ तो फ़ोन पे बात करना मुश्किल है। व्हाट्सएप आप कर दे सकते हैं अगर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, चाहे वो जॉब की चाहिए या स्टडीज़ की जो आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से एनी टाइम व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपना फ्री वक्त निकाल के आप लोगों को जवाब देने की और आपको सही राह पे गाइड करने की, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए या मेरे सर्कल के लोगों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपनी टीम से ये भी बता दूंगा कि भाई जो है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्प्ले कर दें इंटरव्यू में, ताकि आप अगर लिंक्डइन पे भी मेरे को अप्रोच होना चाह रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच हो सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे कोशिशों को और हमारे घर वालों के और हमारे ख़ानदान वालों के सोशल एक्टिविटीज़ के कोशिशों को अल्लाह ताला जो है कबूल करे, और इसका जो है बेहतरीन से बेहतरीन अजर हमारी ज़िंदगियों में और अपने कौम के ज़िंदगियों में दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।